Well, in this video, we are going to study about the new term, the new physical quantity. This is called density. So, density is always denoted by a letter rho, and it is defined as the ratio of mass of the substance और जिस कंटेनर में आपने डाला है उसको उसका वॉल्यूम, इनकी रेशियो होती है। और इसके जो एसआई यूनिट्स होंगे, द एसआई यूनिट्स ऑफ द एसआई यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, तो जो नई आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उसके यूनिट्स क्या होंगे? देखिए, मास के जो यूनिट्स होंगे वो एसआई यूनिट्स किलोग्राम होंगे, और जो वॉल्यूम के जो यूनिट्स होंगे वो मीटर क्यूब होंगे। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? किलोग्राम मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, अगली बात है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, दिस इज द रेशियो ऑफ, दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के डायमेंशंस क्या होंगे? दिस इज ओनली एम एल ज़ीरो, एम एल ज़ीरो एंड टी ज़ीरो, क्योंकि लेंथ और टाइम इसमें एब्सेंट है, और वॉल्यूम में मास एब्सेंट है, और ये यहाँ एल क्यूब हो जाएगा। जो एब्सेंट है उसको आप ज़ीरो लिख सकते हैं, और टाइम इज़ एब्सेंट ओवर हेयर, सो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज़ एम 1 - 0, सॉरी 1 ही रहेगा, और एल जो है वो -3 रहेगा, और टी विल नॉट कंट्रीब्यूट, सो टी ज़ीरो आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। अब जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी इज़ ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। आगे हम लिखते हैं इट इज़ ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें it is a positive scalar quantity because direction has nothing to do with the density. So density में direction की कोई उपयोगिता नहीं होती, इसलिए क्योंकि जो density होती है ना, जैसे हम liquids की बात करें, fluids की बात करें, तो उसमें ऐसा होता है कि वो कम इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस नहीं होते ज़्यादा। तो जितना भी प्रेशर हम उसके ऊपर लगाते हैं, सो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्रेशर, सो वो वेरी नहीं करती है। और गैसेस जो है उनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और उनकी जो डेंसिटी है इट वेरीज विद प्रेशर, राइट। सो डायरेक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद डेंसिटी, सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इसमें जो एक इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ लिखना चाहेंगे कि liquid is largely incompressible and its density is therefore nearly constant. Liquid जो है, liquid is largely incompressible. Liquid is largely incompressible. वो compress नहीं होता, दबता नहीं है. So its density is constant at all pressures. तो प्रेशर की सभी वैल्यूज़ के ऊपर जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, बट गैसेस की बात करें तो ड्यू टू लार्ज कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको आप ज़्यादा दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। सो इट वेरीज विद प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू बदलने के साथ जो है वो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बदल जाती है। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कुछ फिजिकली मीनिंग के हिसाब से कुछ डेंसिटी को समझना होगा कि यदि हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हमें उससे क्या चीज़ समझ आती है। यदि हमने किसी मटेरियल की डेंसिटी के बारे में बात कीजिए कि शहद की डेंसिटी बड़ी ज़्यादा होती है, पानी की डेंसिटी कम होती है, दूध की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, और जो सरसों के तेल की डेंसिटी है वो जो दूध से ज़्यादा होती है जी, और जो शहद की जो डेंसिटी है वो सरसों के तेल से ज़्यादा होती है। तो इसको डिटर्मिन करने के लिए हम आपको ये हमने समझाने के लिए क्यूब बनाए हैं, और इस क्यूब में ये क्यूब नंबर 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, और ये चारों क्यूब में इस सभी में बराबर अमाउंट में जो है वो फ्लूइड भरा जाएगा। यदि आप पानी भरते हैं तो सभी फ्लूइड में बराबर पानी आएगा, दूध भरते हैं तो सभी में बराबर दूध आएगा, तेल भरते हैं तो सभी में बराबर तेल आएगा, शहद भरते हैं तो सभी में बराबर शहद आएगा। पर देखिए आप, यदि आप पहले कंटेनर में पानी डालते हैं, दूसरे कंटेनर में मिल्क डालते हैं, तीसरे कंटेनर में मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, चौथे कंटेनर में आप हनी डालते हैं, तो सब बराबर नहीं होंगे। तो इसमें शहद ज़्यादा आएगा, तेल उससे कम आएगा लगभग, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है। दूध जो है वो उससे कम आएगा और पानी सबसे कम आएगा। तो हम कोई चीज़ पतली है, घनी है या फिर कम घनी है, ज़्यादा घनी है कम घनी, वो कहाँ से डिसाइड होगा? वो यहाँ से डिसाइड होगा। देखिए मैं लिखता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसमें लिखेंगे हम मास ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम। अब इसमें कम पानी आएगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे दूसरा मैं लिखूँ यहाँ डेंसिटी ऑफ मिल्क की बात, तो वॉल्यूम तो सेम है, अभी आ जाएगा मास ऑफ मिल्क। तो जो इसमें जो दूसरा कंटेनर है उसमें पानी से ज़्यादा दूध आएगा, इसलिए हम बोल देंगे उसकी जो डेंसिटी है, यहाँ हम लिख दें कि डेंसिटी, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जिसमें मास ज़्यादा आएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब जो सेकंड कंटेनर है उसमें मिल्क उससे ज़्यादा आएगा। तीसरा जो कंटेनर है उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो जो मास ऑफ मस्टर्ड ऑयल है वो मिल्क से भी ज़्यादा होगा और पानी से भी ज़्यादा होगा, इसलिए मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी जो है वो इन दोनों से ज़्यादा होगी। और चौथे नंबर पर हम भरते हैं डेंसिटी ऑफ हनी, तो इसमें कंटेनर वही है और उस कंटेनर में जब आपने हनी डाला तो हनी जो है वो सबसे ज़्यादा आएगा। अब हमने लिखा कि जो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा मास आएगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए जो हनी की डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो जब कभी डेंसिटी की बात होती है तो आप एक अंदाज़ा लगा लें कि यदि आपके पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसके बीच में जिसमें मास ज़्यादा आएगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मास ज़्यादा आएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे आपके साथ बातचीत करने के लिए, और इस एरिया में हम आपसे बात करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अब हम चर्चा करेंगे आपके साथ दूसरे पार्ट पर कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है और उसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ती है। हम क्यों डिस्कस करें एक नई फिज़िकल क्वांटिटी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी की दूसरे के कंपैरिजन में चर्चा करना। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, रिलेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए अब ये एक बच्चा हमने बना दिया, ओके, हम इसको ये नहीं कह सकते कि लंबा है या छोटा है। अब देखिए इसके साथ में एक और लड़का यदि बना देता हूँ, राइट, तो आपको लग जाएगा पता कि जो चाइल्ड ए है वो चाइल्ड बी से छोटा है। अब ये छोटा हो गया। यदि मैं इसके पास एक और छोटा लड़का बना दूं, इसका मतलब क्या हो गया, चाइल्ड सी जो है वो चाइल्ड ए से छोटा है। तो आप किसी चीज़ को छोटा बड़ा नहीं कह सकते, आप जिसके साथ जिसके कंपैरिजन में आप बात करते हैं उसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ को छोटा या बड़ा डिसाइड करते हैं। इसलिए जब हमने डेंसिटी को पढ़ना है तो हम किसी जब सब्सटेंस की डेंसिटी की तुलना पानी के साथ करते हैं और उसमें टेम्परेचर की कंडीशन होती है, पानी का जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो उस समय पानी की डेंसिटी के साथ जब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी की तुलना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो कैसी होनी चाहिए उसको हम यहाँ लिख देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज, आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए डेफिनेशन अच्छी आना ज़रूरी है। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, a relative density of a substance is defined as a ratio of, it is the ratio of density of any substance, density of any substance, है ना, to the density of butter। डेंसिटी ऑफ वाटर, हम आपको उदाहरण के साथ अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे। जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको आप आर डी से लिख सकते हैं और इसका फार्मूला कुछ इस तरीके का हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, जिसकी भी आप बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ
any substance, density of any substance to the density of butter, राइट पानी के कंपैरिजन में उस सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है. सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. अब आप देखिए कि यहाँ हम लिखें डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, नीचे रेशियो है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और नो डायमेंशंस, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वही क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में भी वही क्वांटिटी है, राइट. सो हम चलते हैं आगे कि हमें रिलेटिव डेंसिटी को समझना क्यों है, हमें रिलेटिव डेंसिटी को पढ़ना क्यों है, बात हम ये करेंगे. तो जो हम बात करते हैं सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वाटर, जो हमें बहुत ज़रूरी है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर के साथ डेंसिटी जो बदलती चली जाती है, इसलिए हम स्पेसिफिक कर देंगे कि हम 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे, और ये डेंसिटी होती है 1.0 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मतलब इसका सिंपल क्या हुआ, इसको आप समझिए कि आपके पास एक कंटेनर है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, उसकी विड्थ भी 1 मीटर है, और उसकी हाइट भी 1 मीटर है. तो ऐसे कंटेनर में यदि आप ये देखो, ये आ गया 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, तो ये क्यूब हो गया ना. इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 1 मीटर क्यूब आ गया. आप यदि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा यदि आप एक कंटेनर बनाएं, उसको यदि आप पानी से भर दें, मीनिंग समझने की कोशिश कर रही हैं आपने, तो उसमें 1000 किलो पानी आएगा. ये हुआ डेंसिटी का मतलब, समझ आ गया. सो हम इसको लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो डेंसिटी बढ़ घट जाती है, इसको हम आगे अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. सो ये आ जाएगा 1.0 मीन्स 1000 किलो पर मीटर क्यूब है. ओके. अब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को मापने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 फॉर एल्यूमिनियम. फॉर एल्यूमिनियम रिलेटिव डेंसिटी इज, डेंसिटी कितनी है, 2.7 है. ओके. तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हमारे बड़े आराम से निकाल सकते हैं. हम करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. वी हैव, अब देखिए जरा, एल्यूमिनियम के लिए हम लिख देंगे रिलेटिव डेंसिटी की जगह 2.7. यहाँ हम लिखेंगे सब्सटेंस जो हमने चूज़ किया वो एल्यूमिनियम किया, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की डेंसिटी हम निकाल सकते हैं. डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब निकाल लीजिए डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, वो कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज 2.7 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये फ़ायदा हो गया उसका. तो आपको यदि रिलेटिव डेंसिटी की जानकारी होगी तो आप उस मटेरियल की, उस सब्सटेंस की डेंसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल की हेल्प से कुछ हमें रिलेटिव डेंसिटी को निकालने की कोशिश करते हैं. नंबर 1, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सी वाटर, सी वाटर की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं जी हम. ठीक है. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सी वाटर दैट इज गिवन ओवर हियर. ये है हमारे पास 1.03 क्रॉस 10⁻³ डिवाइड बाई 1.0 क्रॉस 10⁻³. ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.03. इसी तरीके से आप दूसरा निकाल सकते हैं, कुछ हम आपके लिए छोड़ देंगे. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी, मर्करी के निकालते हैं.
यहाँ से उठा के पुट करिए आप, ये देखिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 13.6 क्रॉस 10⁻³ और वाटर की डेंसिटी पुट कर दीजिए 1.0 क्रॉस 10⁻³, तो ये आ जाएगी 13.6, राइट। और इसके जो यूनिट्स तो होंगे नहीं, इसका मतलब भी समझिए, शॉर्टकट में समझिए कि जो मरकरी है वो पानी से 13 गुना ज़्यादा घना होता है, ऐसे समझना है हमने, ओके। और ये देखिए तीसरा केस है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल, अब देखिए ये आएगा आपके पास 0.806 क्रॉस 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.0 क्रॉस 10⁻³। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर, इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं इसका जो आंसर आएगा 8.806, दिस इज़ लेस देन 1। ये आपको कुछ सूचना देता है कि जो इथाइल अल्कोहल होता है ना, वो पानी से भी ज़्यादा बिरला होता है, घना नहीं होता है, ये सूचना हमें मिलेगी। अब हम ब्लड की निकालते हैं, देखिए ये लास्ट है, बाकी आप खुद कर लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लड, अब पता चल जाएगा कि पानी से घना होता है या बिरला होता है। सो इट इज़ 1.06 क्रॉस 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1.0 क्रॉस 10⁻³। अब देखिए एक से ज़्यादा आया, इसका मतलब ये पानी से ज़्यादा घना होता है, ओके। एक मज़ेदार बात और, ये देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हवा की निकालते हैं, एयर, ये देखिए 1.29, तो 1.29 ओनली, 10⁻³ भी नहीं है, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ ओके। सो it will be it is now 1.29 क्रॉस 10⁻³ तो ये 1 से बहुत कम है, इट इज़ वेरी मच लेस देन 1। इसका मतलब जो हवा होती है वो पानी से बड़ी ज़्यादा बिरली होती है, तो ये अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, कि हम रिलेटिव डेंसिटी क्यों निकालते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या अंदाज़ा हमें उससे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ हम शेयर करते हैं और उससे भी हम सीखने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो ये आपकी बुक में है, एग्ज़ाम्पल नंबर दिस इज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 10.1। सो हम आपकी बुक निकाल देते हैं, ये है आपके पास, यहाँ ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 10.1। आपके पास है 2 थाई बोन्स की ये बात कर रहे हैं, फ्यूमर्स की बात कर रहे हैं। दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम यहाँ लिखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, each of the femur thigh bone has a cross sectional area of 10, it's not working well, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि जो थाई की 2 बोन्स हैं तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, जैसे टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 टाइम ए, तो ये आ जाएगा 2 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटी की आप वैल्यू भरेंगे 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा और ये बचेगा मीटर स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा 20 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। सो उसके बाद है हमारे पास के जो बॉडी का वेट है, जो फोर्स लगेगा, दैट इज दिस फोर्स इज 40 किलोग्राम वेट, राइट। इसको हम न्यूटन में बदल दे देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 400 न्यूटन, ऐसा यूनिट में चला गया। दिस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन एंड हेंस नॉर्मली ऑन द फ्यूमर्स।
90 डिग्री के ऊपर एक्ट करेगा तो हम एवरेज प्रेशर निकाल देंगे, जिसको हमने शुरू में लर्न किया था। तो एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन टोटल एरिया, जो हम इसको बोलेंगे ए प्राइम रहेगा हमारे पास। तो फोर्स है एसआई यूनिट्स में नाम 400 न्यूटन, और जो एरिया है वो है 20 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, जीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये आपके पास यहाँ बचेंगे 20, ये आपके पास आएगा 20 क्रॉस 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर -2। और यदि आप डेसिमल को यदि लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो वहाँ एक प्लस और ऐड हो जाता है, ये आ जाएगा 2.0 क्रॉस -4 + 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा 2.0 क्रॉस यस ऊपर प्लस होगा, ये जाकर ये प्लस होगा तो ये आ जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो -4 ऊपर जाके प्लस होना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर इट। सो ये आपका जो एवरेज प्रेशर आएगा वो आएगा 2.0 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला कि एवरेज प्रेशर हम जैसे निकालते हैं, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। So this is 2 क्रॉस 10⁵. I hope that you have enjoyed this topic and you can solve the rest of the problem from the different section of the text, and you can enjoy and enrich the content. Thank you.